नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज नीट के पेपर लीक को लेकर दो बड़ी खबरें मेरे पास हैं। पहली, 3 मई को पेपर लीक करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने पेपर सेट किया उसी ने पेपर लीक कर दिया। एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने पेपर लीक किया। पीवी कुलकर्णी ने जिस अंदाज में पेपर लीक किया वो भी हैरान करने वाला है। न पेपर की हार्ड कॉपी बाहर भेजी, न सॉफ्ट कॉपी निकाली, सीधे कोचिंग सेंटर में जाकर स्टूडेंट्स के सामने पेपर में आने वाले क्वेश्चंस डिक्टेट कर दिए और इसके बाद यह लीक हुआ पेपर पूरे देश में फैल गया। यह कहां कहां पहुंचा, किसने खरीदा, ये सारी डिटेल आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नीट से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीट के री एग्जाम की नई डेट का ऐलान हो गया है। अब 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होगी। इस बार एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट ही भरनी होगी, लेकिन इसके लिए छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नीट के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो जिस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं उसे चुनने की छूट भी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार ने नीट के एग्जाम के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। अगले साल से जेईई की तरह नीट का पेपर भी ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। सरकार सिस्टम की खामियों को भी दूर करेगी। एनटीए में सुधार की भी जरूरत है, वो भी किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है, इस बात की क्या गारंटी है कि जून में होने वाला पेपर लीक नहीं होगा? ऑनलाइन एग्जाम होने से पेपर लीक बंद कैसे हो जाएगा? आज ये भी सवाल उठा, क्या पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था? क्योंकि इस बार जयपुर में पेपर लीक में जो शख्स पकड़ा गया, पिछले साल उसके परिवार के 5 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था और सबको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। क्या यह संयोग था या सोची समझी साजिश का प्रयोग? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर लीक के आरोप में पकड़े गए पीवी कुलकर्णी के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल हुई। सीबीआई आज सिर्फ 48 घंटे में नीट पेपर को लीक कराने वाले के घर पहुंच गई। पीवी कुलकर्णी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला। उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में कुलकर्णी के बारे में जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली हैं। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का रिटायर्ड लेक्चरर है। वो एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम के प्रोसेस का हिस्सा था। उसने नीट के एग्जाम से करीब 1 महीना पहले अप्रैल में ही नीट का क्वेश्चन पेपर हासिल किया। फिर पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए इस पेपर को मार्केट में पहुंचाया। हैरान करने वाली बात यह कि पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर खुद ही पुणे में स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की। क्लासेस में नीट के एग्जाम में आने वाले सवालों का छात्रों को रिवीजन करवाया। सभी सवालों के जवाब के ऑप्शन नोट कराए और फिर स्टूडेंट्स को पेपर में आने वाले सवालों के सही जवाब भी लिखवाए। स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चन, उनके ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन को हाथ से नोट किया। फिर स्टूडेंट्स के नोट्स में दूसरे सवालों को ऐड करके गेस्ट पेपर का नाम दिया गया और उसे पूरे देश में बेचा गया। इसीलिए 3 मई को नीट के एग्जाम में जो पेपर आया था वो कुलकर्णी के लिखाए गए गेस्ट पेपर से पूरी तरह मैच कर रहा था। जांच में पता लगा कि पुणे की रहने वाली मनीषा वाघमारे ने पीवी कुलकर्णी से मिले पेपर को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले धनंजय लोखंडे को दिया। धनंजय ने फिर नीट का यह पेपर नासिक के शुभम खैरनार को पढ़ाया। शुभम खैरनार ने इस पेपर को देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा। शुभम खैरनार से पेपर लेने वालों में गुरुग्राम का रहने वाला एमबीबीएस का स्टूडेंट यश यादव भी शामिल था। यश यादव ने यह पेपर जयपुर के मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल को 10 लाख रुपए में बेचा। फिर बिवाल परिवार ने इसको आगे दूसरे लोगों को बेचकर कमाई की। जांच के दौरान लातूर के एक शख्स ने सीबीआई से कांटेक्ट किया। उसने सबसे पहले पीवी कुलकर्णी का नाम लिया और सीबीआई को
42 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी दी जो पीवी कुलकर्णी ने क्लास में नोट करवाए थे। इसके बाद सीबीआई ने पहले से गिरफ्तार मनीषा वाघमारे से पूछताछ की तो सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ गई। पीवी कुलकर्णी के मामले में सीबीआई को और क्या क्या जानकारी मिली, इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर के पास चलते हैं। अभय, क्या क्या जानकारी दे सकते हैं? बहुत सारी बातें जो आपने बताई थी मैंने शेयर की हैं दर्शकों के साथ में, और क्या अपडेट है आपके पास? रजत जी, पीवी कुलकर्णी जो है ये एक रिटायर्ड केमिस्ट्री का लेक्चरर है, लेकिन जो हमारे सूत्र सीबीआई के बता रहे हैं कि ये किंगपिन है। अप्रैल के आखिरी महीने में इसने मनीषा, जो कि पुणे से हाल में ही गिरफ्तार हुई है, उसके साथ मिलकर बाकायदा स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया। उन्हें कहा कि हम आपको अच्छा रैंक दिलवाएंगे। एक स्टूडेंट से अभी तक जो जानकारी मिल रही है रजत जी, 15 से 20 लाख रुपए की डील हुई। एक नया इंस्टीट्यूट खोला गया पुणे में और वहां पर इन लोगों को बाकायदा डिक्टेट किया गया। ना केवल क्वेश्चन बल्कि उनका करेक्ट आंसर क्या है वो सब कुछ बताया गया। लेकिन सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि अब तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पीवी कुलकर्णी जो कि एक रिटायर्ड लेक्चरर है, इनको मिला के टोटल 8 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग जो कि कुलकर्णी के बारे में जानते थे कि पीवी कुलकर्णी को पूरा जिम्मा दिया गया है और वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। हमारे सूत्रों का कहना है रजत जी, इस पूरे मामले के अंदर बहुत जल्द पीवी कुलकर्णी के अलावा एनटीए को एग्जामिनेशन करवाने की जिम्मा जिनको सौंपा गया था, ऐसे 2 और लोग जो कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो भी लेक्चरर हैं, वो भी सीबीआई के रडार पर हैं। क्योंकि लातूर के अंदर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्लासेस जो है वो दिया करता था पीवी कुलकर्णी। इसके बारे में जब मनीषा को गिरफ्तार किया, हालांकि मनीषा ने शुरुआत में बरगलाने की कोशिश की। उसने सिर्फ ये कहा कि वो कुछ स्टूडेंट्स को जानती है, लेकिन जब इनके टेक्निकल एविडेंस की जांच की गई, मोबाइल फोन्स की जांच की गई, तब पता चला कि लातूर का रहने वाला ये पीवी कुलकर्णी जो है, इसको 2 अप्रैल के अंदर ही एंड में पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसने एक्सेस कर लिया था। स्टूडेंट्स को बता दिया था कि आपको अच्छा रैंक दिलवा दिया जाएगा, लेकिन ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है। जिन स्टूडेंट्स को पेपर दिया गया उस पुणे के इंस्टीट्यूट्स में बैठा के उन्होंने फिर उसको आगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों को भी सर्कुलेट किया। तो रजत जी, 2 और लोग जो कि एनटीए से जुड़े हुए हैं, जिनको ये एग्जाम करवाने का जिम्मा था पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर, वो भी बहुत जल्द सीबीआई की हिरासत में आ सकते हैं। उनसे बाकायदा पूछताछ चल रही है। आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी फ्रेश जानकारी दी है और दर्शकों को ये पूरा केस समझने में मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद। अभय पाराशर ने बताया कि सीबीआई के रडार पर अभी 2 और रिटायर्ड लेक्चरर हैं। चूंकि नीट के पेपर में केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल लीक हुए, बायोलॉजी के 90 में से 90 के 90 सवाल असली पेपर में आए, हूबहू थे। इसलिए दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस किसने लीक किए ये पता लगाया जा रहा है। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाए। सीबीआई ने कल देर रात पुणे के धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया था। धनंजय को कोर्ट ने आज 6 दिन के रिमांड पर सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि धनंजय लोखंडे का नीट का पेपर लीक कराने में बड़ा रोल है। इसी शख्स ने क्वेश्चन पेपर को गैस पेपर की शक्ल देकर देश भर में फैलाया। धनंजय लोखंडे ने लीक्ड पेपर नासिक के शुभम खैरनार को भेजा था। इससे पहले सीबीआई 5 और आरोपियों शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव को अरेस्ट कर चुकी है। ये सभी आरोपी पहले ही 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में हैं। अब पीवी कुलकर्णी भी शिकंजे में आ गया, लेकिन सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है क्योंकि केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी के क्वेश्चन भी लीक हुए थे। इसलिए सीबीआई को अब यह पता लगाना है कि क्या पीवी कुलकर्णी के अलावा एनटीए के अंदर का कोई और शख्स भी इस पेपर लीक गिरोह में शामिल है। सीबीआई ने आज धनंजय लोखंडे की पेशी के दौरान कोर्ट को कुछ और चौंकाने वाली बातें बताई। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले जिनसे लगता है कि पिछले साल भी नीट का पेपर लीक कराया गया था, लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, इसलिए इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी।
सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक के आरोपी यश यादव ने पिछले साल भी दिनेश बिवाल को नीट का पेपर 25 लाख रुपए में बेचा था। दिनेश का भतीजा विकास बिवाल यश यादव के साथ सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। यश ने विकास को बताया कि वो नीट का पेपर अरेंज कर सकता है। इसके बाद विकास के चाचा दिनेश बिवाल से यश का कांटेक्ट हुआ और नीट का पेपर यश यादव से उन्होंने 25 लाख में खरीदा। इसका फायदा पूरे बिवाल परिवार ने उठाया। पिछले साल दिनेश बिवाल के परिवार के 5 बच्चों ने एक साथ नीट का एग्जाम पास किया था। सबको सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। इस साल दिनेश बिवाल का अपना बेटा ऋषि बिवाल सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिवाल ने एक बार फिर यश यादव से संपर्क किया। इस बार भी यश ने दिनेश बिवाल को 10 लाख रुपए में नीट का पेपर बेच दिया। हालांकि जैसे ही मांगीलाल और दिनेश बिवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया, सारी साजिश का खुलासा हुआ तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे बिवाल परिवार के सभी बच्चे कॉलेज छोड़कर गायब हो गए। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। दिनेश बिवाल ने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा। उसे सारे क्वेश्चन रटवाए। इसके बाद भी दिनेश के बेटे के नीट एग्जाम में सिर्फ 107 नंबर आए। वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। दिनेश बिवाल अपने भतीजों की तरह अपने बेटे ऋषि को भी डॉक्टर बनाना चाहता है। हालांकि वो जानता था कि उसका बेटा पढ़ने में कमजोर है। हमारे रिपोर्टर्स ने दिनेश के बेटे की इंटरमीडिएट की मार्कशीट हासिल की तो पता लगा 12th में ऋषि बिवाल 2nd डिवीजन में पास हुआ था और वो भी ग्रेस मार्क्स के साथ। फिजिक्स में थ्योरी के पेपर में ऋषि को सिर्फ 9 नंबर मिले थे। केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में 20 मार्क्स मिले थे। हाई स्कूल में ऋषि के केवल 43% नंबर आए थे। इसके बावजूद दिनेश बिवाल ने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए नीट का पेपर खरीदा। अगर पेपर लीक केस की जांच में बिवाल परिवार का भांडा नहीं फूटता तो ऋषि को भी किसी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, जैसे उसके कजन्स को मिला। इस मामले में जो खुलासे हुए उससे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी चौंक गए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उन्होंने पेपर लीक की प्रॉब्लम से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए थे। इसके बाद भी पेपर लीक हो गया और यह बहुत ही चिंता की बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक माफिया संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की एजेंसीज अपने अपने लेवल पर जांच करती रहती हैं, लेकिन तालमेल की कमी के कारण पेपर लीक माफिया की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब इस मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह खुद इन्वॉल्व हुए हैं। अमित शाह के निर्देश पर होम सेक्रेटरी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेपर माफिया के खिलाफ कोऑर्डिनेशन में काम करने की रणनीति बनाई है। इसमें होम मिनिस्ट्री की साइबर सिक्योरिटी यूनिट को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि लीक हुआ पेपर क्रिमिनल्स के टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ फॉर्म में सर्कुलेट किया गया और बेचा गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा यह पेपर लीक माफिया की जड़ें समाज में गहराई तक फैली हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए सरकार को समाज के सहयोग की भी जरूरत है। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी, सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो इंडिया के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। जिसने नीट का पेपर लीक किया उसने महापाप किया है
उसने 22 लाख बच्चों को रुलाया, उनकी दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया। मोटी रकम के लालच में उसने लाखों परिवारों का चैन छीन लिया। इस पाप की सजा सिर्फ अरेस्ट करके, सिर्फ केस चलाकर, सिर्फ जेल भेजकर नहीं दी जा सकती। यह मानवता के प्रति बड़ा अपराध है। चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे कोर्ट को आउट ऑफ द वे जाना पड़े, पेपर लीक माफिया को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, फिर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। आज एनटीए ने नीट के री एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया है। नीट का री एग्जाम 21 जून को होगा। इस बार पेपर 3 घंटे के बजाय 3.25 घंटे का होगा, क्योंकि बच्चों को ओएमआर शीट को दोबारा चेक करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस बार तो नीट की परीक्षा ऑफलाइन हो रही है क्योंकि समय कम है, लेकिन अगले साल से यह एग्जाम ऑनलाइन होगा। निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कई और एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इनमें से ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं। इंजीनियरिंग एडमिशन का जेईई मेन एग्जाम, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन का सीमेट एग्जाम, ये सब ऑनलाइन होते हैं। ये सभी एग्जाम एनटीए ही कराती है। ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर ही एग्जाम का पेपर मिलता है, जो तय समय पर अनलॉक किया जाता है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पेपर का जवाब सबमिट करते हैं। एग्जाम का वक्त पूरा होने पर सीबीटी पेपर ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट डिजिटली लॉक हो जाती है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में पेपर पर लिखने में कम समय लगता है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आसान होगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक होने की आशंका भी खत्म हो जाती है। इसीलिए सरकार ने नीट एग्जाम को भी अगले साल से ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला किया है। ये बात ठीक है, जब पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक कर दे तो कोई एजेंसी क्या कर सकती है। एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऐसी चोरी को कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि एग्जाम कराने वाली एनटीए को इस पेपर लीक के बारे में पता ही नहीं था। अगर कुछ स्टूडेंट्स इसे एक्सपोज न करते तो यह मामला कभी सामने ही नहीं आता और यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहता। सरकार ने माना है कि सिस्टम में भारी कमी है। यह भी कहा अब एग्जामिनेशन कंप्यूटराइज तरीके से किया जाएगा, लेकिन जिन 22 लाख स्टूडेंट्स को इम्तिहान दोबारा देना पड़ रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया। अब बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की। कल देर रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे हो गए, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया। दिल्ली में डीजल की कीमत भी 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे हो गई। इसी तरह सीएनजी 77 रुपए के बजाय 79 रुपए के रेट पर मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विरोधी दलों ने सरकार पर हमला किया, लेकिन सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, ऑयल कंपनीज को जो नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से रोकना मुश्किल था। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण
क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और इस वजह से तेल कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। भारत के लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बहुत महंगा पड़ रहा है। कच्चे तेल की लागत में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $160 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत के इंपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है। इसलिए पिछले साल भारत ने जो $135 अरब का तेल मंगाया था, वो अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपए से 95 रुपए 80 पैसे हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। इससे भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट महंगा पड़ने लगा। इसीलिए अब तेल कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि सरकार की कोशिश है कि देश में पेट्रोलियम और डीजल के कंजम्पशन को कम किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने, कार पूलिंग करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की है। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इस पर अमल कर रहे हैं। मोदी के कैवलकेड में अब सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। आज सुबह भी प्रधानमंत्री जब 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट गए, तब भी उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां थी। मोदी प्रधानमंत्री आवास से निकले तो एयरपोर्ट तक सिर्फ 2 गाड़ियां उनके साथ थी। एक गाड़ी में खुद प्रधानमंत्री थे, दूसरी गाड़ी में एसपीजी के जवान। 3 दिन पहले मोदी ने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों को कम करने का फैसला किया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां ही दिख रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद नजीर पेश की, इसलिए इसका असर दिखाई दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी प्रधानमंत्री की मुहिम में शामिल होने का फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जहां तक संभव होगा कारपूल करके कोर्ट पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया कि सोमवार और शुक्रवार को अदालत पूरी तरह वर्चुअल मोड में काम करेगी। इन 2 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बाकी 3 दिन हाइब्रिड में कोर्ट चलेगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के 50% कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे। आदेश में यह भी साफ किया गया कि जिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी मिलेगी, उन्हें फोन पर हमेशा उपलब्ध रहना होगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑफिस आना होगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी जरूरी काम समय पर पूरे हों। अगर कोर्ट की किसी ब्रांच में काम की जरूरत ज्यादा है और वर्क फ्रॉम होम से दिक्कत हो रही हो, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की उस ब्रांच में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को बदलकर रोक सकता है या फिर सीमित कर सकता है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर ज्यादातर राज्य सरकारों पर भी दिखाई दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीएम आवास से लेकर सचिवालय तक पैदल गए। हालांकि सम्राट चौधरी ने कल ही मुख्यमंत्री के काफिले को कम कर दिया था। 20 के बजाय 3 गाड़ियों में चल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी एक कदम और आगे निकले। घर से बिना गाड़ी के निकले, पैदल ही अपने ऑफिस तक गए। हालांकि सम्राट चौधरी के घर से सचिवालय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उन्हें सिर्फ आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री को सड़क पर पैदल चलते देख लोग हैरत में पड़ गए। बिहार सरकार ने तेल बचाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कल ही गाइडलाइंस बनाई थी। इसके तहत हर शुक्रवार को नो व्हीकल डे घोषित किया गया है। क्योंकि आज शुक्रवार था, इसलिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी ही सरकार की गाइडलाइंस पर अमल किया, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहे हैं। 3 दिन से वो सारी सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन करने लगे हैं। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स के निरीक्षण के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने दौरा कैंसिल करके ऑनलाइन इंस्पेक्शन किया। आज जब भूपेंद्र पटेल घर से ऑफिस गए तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां थी। गुजरात सरकार के मंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती की है। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी, राज्य मंत्री कौशिक विकारिया दोनों मिलकर कारपूल करके ऑफिस पहुंचे। कई मंत्रियों ने ऑफिस आने के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के काफिले को कम किए जाने के साथ साथ सरकार के स्तर पर कई और फैसले किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों से कार के बजाय बस या मेट्रो में सफर करने की अपील की है। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आज एनडीएमसी ने
शटल सेवा शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो ने सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की है। इस एरिया में केंद्र सरकार के सबसे ज़्यादा ऑफिसेज हैं। ये हाइड्रोजन बस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, इंडिया गेट जैसे ऑफिसेज तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऑयल क्राइसिस के बारे में अपील करके पैनिक क्रिएट कर दिया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन आने वाले खतरे के प्रति आगाह करना तो ज़रूरी था। दुनिया में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी, गोल्ड और फर्टिलाइज़र पर फॉरेन एक्सचेंज पहले की तरह खर्च होता रहा तो संकट और बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया तो लोगों ने कहा कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये बात सही है, इससे सेफ्टी कम होगी, खतरा होगा, पर किफायत का मैसेज देने के लिए ये करना जरूरी है। हालांकि सरकार क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को दुरुस्त करने की कोशिश में जुटी है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचे हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच भारत ने यूएई के साथ कई बड़ी एनर्जी डील्स की हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी कुछ घंटों के लिए यूएई में रुके थे। उन्होंने एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायन से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और यूएई के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए। इस समझौते के तहत भारत और यूएई डिफेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इनोवेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा यूएई भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद देगा। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूदा संकट जैसी मुश्किलात में भारत के लिए मददगार साबित होगा। यूएई ने भारत को एलपीजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई का भी वादा किया है। आज दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई का समझौता हुआ। यूएई ने भारत में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया। शेख नायन के साथ मल्टीपल डील्स करने के बाद मोदी नेदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। अब मध्य प्रदेश की भोजशाला की बात करते हैं, जहां बहुत बड़ा विवाद चल रहा था। आज इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर और प्राचीन संस्कृत शाला करार दे दिया। भोजशाला मंदिर में हिंदू को पूजा का अधिकार दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत मुस्लिम पक्ष को सरकार से मस्जिद के लिए जगह मांगने का हक है। सरकार मुस्लिम पक्ष की मांग पर विचार करेगी, लेकिन अब से भोजशाला में नमाज नहीं होगी। इंदौर हाई कोर्ट ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट और प्राचीन साहित्य के आधार पर बिना किसी आशंका के ये स्पष्ट है कि भोजशाला राजा भोज के जमाने का वाग्देवी मंदिर और संस्कृत पाठशाला है। इस परिसर में हिंदू परंपरा के मुताबिक कभी पूजा बंद हुई हो, इसके भी प्रमाण नहीं है, इसलिए यहां पूजा जारी रहनी चाहिए। अदालत ने कहा यह परिसर एएसआई के अधीन रहेगा। इसके संचालन के लिए एएसआई सरकार के साथ विचार करके एक सिस्टम तैयार करेगी। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि भोजशाला की प्राचीन वाग्देवी की जो मूर्ति लंदन के म्यूजियम में लगी है, उसे भी वापस लाकर यहां स्थापित किया जाए। क्योंकि मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि भोजशाला परिसर कमाल मौला की मस्जिद है, यहां 800 सालों से नमाज पढ़ी जा रही है। एएसआई की रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इन सारे दावों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष नमाज के लिए इस परिसर से अलग जमीन की मांग सरकार से कर सकता है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट के बाहर हिंदू पक्ष ने जबरदस्त सेलिब्रेशन किया, जीत का जश्न मनाया, मां सरस्वती का जयघोष किया, रंग गुलाल उड़ाया और मिठाइयां दी। असल में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में भोजशाला को लेकर एएसआई को उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एएसआई ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के नियमित पूजा के अधिकार को खत्म कर दिया। हिंदू पक्ष को मंगलवार को पूजा और मुस्लिम पक्ष को जुमे के नमाज की परमिशन दी गई थी। साल में एक बार बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को भोजशाला में दिन भर पूजा का अधिकार था। कोर्ट से भोजशाला में साल भर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की मांग की गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की मांग का विरोध किया था। लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भोजशाला में सरस्वती देवी मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के सबूत पाए गए हैं। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐतिहासिक
प्राचीन स्मारकों और मंदिरों को प्रोटेक्ट करे, गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी प्रतिमाओं को भी संरक्षण दे। क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों से यह साफ है कि भोजशाला राजा भोज के समय में बना विद्या देवी मां सरस्वती का मंदिर था, इसलिए उसका प्रोटेक्शन उसी रूप में होना चाहिए। खास बात यह रही कि इंदौर हाईकोर्ट ने इस फैसले के लिए अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, एएसआई के पुराने आदेश के मुताबिक भोजशाला में जुमे की नमाज होनी थी। आज ही हाईकोर्ट का फैसला आना था, इसलिए बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने पहुंचे थे। कोर्ट के फैसले के बाद किसी तरह की गड़बड़ ना हो, किसी तरह की टेंशन ना हो, इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। हर तरफ बैरिकेड लगाए गए, 1000 से ज़्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। भोजशाला में नमाज शांति से हुई। नमाज का वक्त खत्म होने की थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो पता लगा अब इस परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और नमाज पढ़ने पहुंचे लोग मायूस दिखाई दिए। लेकिन श्रद्धालु जोश से भर गए, महिलाएं भजन गाने लगी, पूजा की थाली लेकर भोजशाला पहुंच गई। 2003 में हमने संघर्ष किया था, कई माता और बहनों के ऊपर प्रकरण दर्ज हुए, कई लोगों बलिदान हुए, और बलिदान होने के बाद आज हमने संघर्ष करा, उसके बाद आज अगर ये जीत हुई है तो आज हमने न्याय के माध्यम से जीत हासिल करी है। आज हिंदू समाज का गौरव आया है, आज हिंदू समाज का स्वाभिमान जागा है, आज हिंदू समाज बहुत खुश है। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक बार और राम जी का जन्म हुआ है। दिवाली हर त्योहार है हमारे लिए आज, और पूरे जितने सालों तक हम रुके हैं वो सारे त्योहार हम आज मनाएंगे। ऐसे हमारे लिए होली, दिवाली सारे त्योहार है, क्योंकि जिन्होंने भी इतने बलिदान दिए हम उनको लाखों लाखों नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि उनका संघर्ष जीता है। धर्म ध्वजा लहराई है, ये माँ के दरबार में धर्म ध्वजा लहराई है, और बहुत बढ़िया डिसीजन आया है। हम हिंदू पक्ष में धर्म हारा है, धर्म की जीत हुई है, धर्म की जय हो। हमारे मंगलवार का हमारे पुराने परिवार ने हमको आदेश दिया था कि मंगलवार को करो, अब हमको आदेश हो गया है कि हमारी माँ की साधना करके हम रोज पूजा करेंगे। जय श्री राम। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष भी बता देता हूं। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जताई है। धार के शहर काजी वकार सादिक ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला एएसआई की जिस सर्वे रिपोर्ट पर आधारित है वो रिपोर्ट ही फर्जी है। वकार सादिक ने कहा कि एएसआई ने कोर्ट को बताया कम और छुपाया ज्यादा, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन मुस्लिम नेताओं ने इसे सियासी रंग देने में देर नहीं लगाई। सबसे पहला रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का आया। ओवैसी ने भोजशाला पर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले की तुलना अयोध्या के केस से की। ओवैसी ने कुछ पुरानी किताबों का हवाला दिया, एएसआई के पुराने ऑर्डर्स का जिक्र किया और आरोप लगाया कि इंदौर कोर्ट ने सारे सबूतों को नजरअंदाज कर दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी कूड़ेदान में डाल दिया। ओवैसी ने कहा कि अगर ऐसे ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज किया जाता रहा तो मुसलमानों के लिए मस्जिदें बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को
नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। अब मैं आपको जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की बात सुनाता हूं। जमीयत ने आज ही बाबरी मस्जिद के फैसले पर एक रिपोर्ट जारी की है। अयोध्या के फैसले को क्रिटिकली एनालाइज किया है। महमूद मदनी उसी रिपोर्ट पर बोल रहे थे। उन्होंने धार भोजशाला पर सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि बाबरी के बाद मुसलमानों को जो भरोसा दिया जा रहा था उसे बार बार तोड़ा जा रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। उस जमाने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में। उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है, बस ये एक मामला है, इसको हो जाने दो, खत्म हो जाने दो। याद है ऐसे ही हो रहा था ना, लेकिन वो हो गया और मुसलमानों ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सिस्टम डेवलप किया है इंडिया को आगे चलाने के लिए और कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर भरोसा करके एक यानी उसको भी मैं हिस्टोरिकल कहूंगा, जो मुसलमानों का एटीट्यूड था, रवैया था, पर वो सिलसिला तो रुका नहीं है। जो भरोसा दिया गया था, अब वो कहेंगे कहां भरोसा दिया था, तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था। अब इसको आप खत्म करिए ना, ताकत तो है ही है ना, तो खत्म करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक तरीके से कर लीजिए, ये घुमा फिरा के करने की क्या जरूरत है। भारतीय सूफी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कशिश वारसी ने कहा कि देश के मुसलमानों को इस फैसले का सम्मान करना चाहिए, भोजशाला हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। देश के मुसलमानों को ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, बाकी दिनों में मूर्तियां रखी रहती थी, पूजा होती थी, मंगल को एक बड़ी पूजा होती थी। और इस्लाम ऐसी डिस्प्यूटेड जगह पर जहां पर विवाद हो, नमाज को स्वीकार नहीं करता। लेकिन अना की लड़ाई थी, लोग लड़ रहे थे, कोर्ट ने आज, हाई कोर्ट ने आज फैसला दे दिया। हमको इसे अपने दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से बाबरी मस्जिद के फैसले को तस्लीम किया और अपना दिल बड़ा करते हुए भोजशाला को अपने गैर मुस्लिम भाइयों के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि नमाज सिर्फ जुमे की होती थी, बाकी टाइम उसमें मौला मस्जिद आप कहते हैं उसमें नमाज नहीं होती थी भोजशाला के अंदर। दूसरी बात मैं ये आप अपील करूंगा देश के तमाम और प्रदेश के, मध्य प्रदेश की और धार के मुसलमानों से कि सियासी लोगों के, सांप्रदायिक लोगों के, देश के दुश्मन के बहकावे में ना आए, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में अमन, भाईचारा, मोहब्बत कायम रखें। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने फैसले पर खुशी जताई। कहा कि भोजशाला में केवल मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान के केंद्र के रूप में इसे दुनिया के नक्शे पर फिर से स्थापित करना होगा। मुस्लिम पक्ष की नाराजगी पर उन्होंने कहा वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट का फैसला ठोस सबूतों और आधारों पर टिका है, इसलिए उन्हें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू पक्ष की ही जीत होगी। कोर्ट ने इसके पहले पूरी गवेषणा की। इस विषय की भारत की जो सबसे श्रेष्ठ संस्था है ASI से जांच कराई, उसके रिपोर्ट की कॉपी सब पक्षों को दी
पूरी आपत्तियां और बहस सुनी, उस स्थान को स्वयं देखकर आए। यह सब होने के बाद में उनका निर्णय आया है, सशक्त निर्णय है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वहां केवल मंदिर बनाने से काम पूरा नहीं होता। जब भोजशाला बनी थी तो ये स्थान संस्कृत के और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन कराने वाला एक बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसमें सारी दुनिया के लोग आते थे। संपूर्ण भारतीय वांग्मय, वेदांत, पुराण, शास्त्र, जैन, बुद्ध, सिख परंपराएं, इन सब का अध्ययन करने के लिए मां सरस्वती के प्रांगण में सब लोग आए और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को यहां से ऊर्जा मिले, मैं ये भी चाहूंगा। ये बात सही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना तो ठीक नहीं है, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आ जाए तो सबको मानना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने कह दिया कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है, लेकिन ये विवाद इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मुस्लिम लीडर्स कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। दिल्ली में आज ही जमीयत उलमा हिंद ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आलोचना की। आज जो मीटिंग बुलाई उसमें सबरीमला की जजमेंट पर भी सवाल उठाए गए। मुस्लिम पक्ष भोजशाला के जजमेंट को कोर्ट में जरूर चैलेंज करेगा, लेकिन हिंदुओं को भी संयम रखना चाहिए। हाईकोर्ट के फैसले पर अति उत्साह दिखाने से बचना चाहिए। न कुछ ऐसा कहना चाहिए, न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हो। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। अब बंगाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज काम में लापरवाही करने वाले और दागदार अफसरों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन शुरू किया। चीफ मिनिस्टर ने आज 3 आईपीएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की जांच में लापरवाही का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने इन तीनों अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए। शुभेंदु अधिकारी के पास होम मिनिस्ट्री भी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ सांठगांठ रखने वाले अफसरों को भी अब जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा आज 2 और पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया गया। असल में कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में छापेमारी के दौरान कैदियों के पास से स्मार्टफोन मिले थे। इस मामले में जेल सुपरिटेंडेंट और चीफ वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब कैदियों से मिले फोन के कॉल रिकॉर्ड की जांच हो रही है। जांच में अगर पुलिस वालों के नाम पाए गए तो उन्हें भी जेल भेजेंगे। इट्स ए वन मैसेज। ये हमारी काम था, सरकार की काम था, करेक्शनल होम की काम था, पुलिस का काम था। ये नेक्सस था प्रेसिडेंशियल जेल का, जो हम लोग जो कस्टोडियन है उसका सब नेक्सस था। एक से जो मानी होता है हो सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिदेन गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई पावरफुल आदमी हो सकता है इनके अंदर, लेकिन इसको हम लोग नया सरकार का नया एक क्रैकडाउन मेथड इसलिए खुलासा किया, बंद कर दीजिए सब, ये सब काम बंद कीजिए। नहीं तो जो लोग बाहर से इस नंबर में फोन किया जेल के अंदर, उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। मिस्टर विनीत गोयल उन्हें এখন एडीजी রয়েছেন আইবিতে, আর আরো 2 জন আইপিএস শ্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জি এবং শ্রী অভিষেক গুপ্তা, এই 3 জনকে আমরা আজকে সাসপেন্ড করলাম। कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा भी अब ईडी की गिरफ्त में हैं। शांतनु सिन्हा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी थे। शांतनु पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम किया और करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का खेल किया। ईडी ने पूछताछ के लिए 5 बार समन जारी किया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश होने के बजाय फरार हो गए। जांच में पता चला कि शांतनु सिन्हा के तार विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू नाम के एक अपराधी से जुड़े हैं। सोना पप्पू पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं।
आरोप है कि शांतनु सिन्हा ने अपने पद और पोजीशन का इस्तेमाल करके सोना पप्पू के गैर कानूनी कारोबार को प्रोटेक्ट किया और बदले में करोड़ों की काली कमाई की। शांतनु सिन्हा को कल ईडी ने गिरफ्तार किया था। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने शांतनु सिन्हा को 14 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अपराधियों और पुलिस अफसरों पर शिकंजा कसने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ भी अभियान चलाया हुआ है। जहां जहां सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है वहां बुलडोजर चल रहा है। आज नॉर्थ 24 परगना में नेहाटी रेलवे स्टेशन के आसपास सरकारी जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर्स के अवैध कब्जे को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया है कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी अतिक्रमण किया गया है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। अब बीजेपी के नेता अपने अपने जिलों में प्रशासन को सरकारी जमीन पर कब्जों की जानकारी दे रहे हैं। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्ता ने अफसरों को सिलीगुड़ी में हुए अवैध कब्जों की पूरी लिस्ट सौंप दी। अफसरों के साथ मीटिंग के बाद राजू बिस्ता ने एनक्रोचमेंट हटाने के लिए उत्तर प्रदेश से 2 दर्जन बुलडोजर मंगाने का ऑर्डर दिया है। राजू बिस्ता ने कहा कि दार्जिलिंग के कुछ इलाकों को मिनी पाकिस्तान कहा जा रहा है। इन इलाकों में ड्रग्स का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक सख्ती का असर बंगाल के हर क्षेत्र में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। इसका असर आज राज्य के सभी इलाकों में दिखाई दिया। हालांकि कोलकाता में 1-2 जगहों पर कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की। उनका कहना था कि वो कई साल से जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में इसे लेकर लोगों की पुलिस के साथ बहस भी हुई, लेकिन पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी की जाएगी। इसके बाद लोग नारेबाजी करते हुए वहां से चले गए और मस्जिद में ही नमाज अदा की। बंगाल में जो एक्शन हुए हैं उनमें एक पैटर्न है। मेडिकल कॉलेज रेप मामलों में पुलिस अफसरों ने लापरवाही की। कोलकाता की जेल में अपराधी बेधड़क फोन का इस्तेमाल करते पकड़े गए। तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। सड़क पर नमाज पढ़ने पर कोई रोक टोक नहीं थी। यह सब करने वालों को बंगाल की सरकार का प्रोटेक्शन मिलता था। इसलिए अब जो एक्शन हो रहा है उसका मैसेज साफ है। नई सरकार किसी माफिया को, किसी अपराधी को प्रोटेक्शन नहीं देगी और ना ही किसी पुलिस अधिकारी की लापरवाही को बर्दाश्त करेगी। अब बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी ने आज कहा कि समाजवादी पार्टी माफिया को संरक्षण देती थी, लेकिन उनकी सरकार आस्था का सम्मान करती है, विरासत को संजोती है और इसका असर दिखाई दे रहा है। योगी आज महाराजगंज में थे। उन्होंने 208 करोड़ के विकास योजनाओं की शुरुआत की। योगी ने कहा कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मॉडल का फर्क साफ दिखाई दे रहा है। सपा की सरकार सिर्फ तुष्टीकरण करती थी, एक ही मजहब के लिए पैसा खर्च करती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। मंदिरों का विकास हो रहा है, हर मंदिर चमक उठा है। योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति और माफिया राज से फुर्सत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने अब सब ठीक कर दिया है। यूपी में आज कोई माफिया सिर नहीं उठा सकता। अब कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। कोई आपको धमकी नहीं दे सकता है, कोई जबरन आपके साथ नहीं कर सकता है, और बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है, और गौ माता की भी कोई हत्या करने का दुस्साहस अब नहीं कर सकता है। जब से बीजेपी के विधायक बने या बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक बने, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था।
आज वही पैसा हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि उनके शासन में मंदिरों पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया गया। अयोध्या हो या काशी विश्वनाथ, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और पूजा आसान हो गए। इससे रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा है। अब लोगों को इंतजार है वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को नया स्वरूप दिए जाने की। अब बात प्रेसिडेंट ट्रंप की। 3 दिन के बाद आज डोनाल्ड ट्रंप चाइना से खाली हाथ वापस लौटे। आज दौरे का आखिरी दिन था। दोनों देशों के बीच किसी बड़ी डील का ऐलान नहीं हुआ। चीन ने ईरान को लेकर भी अमेरिका को सपोर्ट करने का कोई कमिटमेंट नहीं किया। शी जिनपिंग ने ट्रंप से यह वादा भी नहीं किया कि वो अमेरिका से सोयाबीन, तेल और गैस खरीदेंगे। अमेरिका से हाई एंड सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट पर भी चीन ने ट्रंप से कोई सॉलिड बात नहीं की। चीन दौरे में प्रेसिडेंट ट्रंप अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टेस्ला, बोइंग और एप्पल के सीईओज को साथ लेकर गए थे। चीन के बिजनेस लीडर्स और प्राइम मिनिस्टर ली चियांग ने अमेरिकी बिजनेस लीडर से बात तो लंबी चौड़ी की, लेकिन यह कहकर टरका दिया कि चीन अपना बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने पर विचार करेगा। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी और साफ साफ कह दिया कि यह चीन का अंदरूनी मामला है। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट देगा तो दोनों देशों में जंग भी हो सकती है। जिनपिंग की वार्निंग के बाद ट्रंप ने ताइवान को हथियार बेचने का फैसला भी फिलहाल टाल दिया। ये तो बिल्कुल साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन गए तो थे ईरान के मसले पर शी जिनपिंग का सपोर्ट लेने। चीन और ईरान के संबंध गहरे हैं। चीन अपना 90% ऑयल ईरान से खरीदता है। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार दिए हैं, मिसाइल्स दिए हैं, क्योंकि चीन अमेरिका के साथ अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। इसीलिए शी जिनपिंग ने ट्रंप को कोई खास आश्वासन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका को कमजोर बता दिया। इन सारी बातों का डर यह है कि ईरान के मामले का कोई हल नहीं निकला, सीज फायर ज्यादा नहीं चला तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी, और जंग फिर से शुरू हुई तो पहले से परेशान दुनिया को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज की बात में इतना ही। लेकिन